हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। तो 11th आज हमारे पास जो लेक्चर है वो हमारे चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे है और टॉपिक हमारा प्लांट हार्मोन्स रहेगा। साथ ही साथ मैं इसमें टेम्परेचर से जुड़ी एक चीज जोड़ूंगा और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हमारे इस चैप्टर के प्लांट हार्मोन्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट हार्मोन्स, हालांकि 10th में आप पढ़ के आए हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और डेप्थ पे चलेंगे, कुछ अच्छे पिक्चर्स के साथ इस चैप्टर को अंजाम देंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि हमारे चैप्टर फिनिश होने के बाद, चैप्टर के कंप्लीशन के बाद आपको सैंपल पेपर्स मिलेंगे सीबीएसई के और आईएससी के। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है या पेपर प्रैक्टिस करनी है कैसे एग्जाम में पेपर क्वेश्चन पेपर आएगा, और यही नहीं पूरा बोर्ड पैटर्न का हमारा पेपर होगा, जो कि बोर्ड में भी आपको ऐसे करना होगा, तो आपके लिए बहुत जरूरी वो पेपर है। और इस पेपर को पाने के लिए, हमारे सैंपल पेपर की प्रैक्टिस के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करें, बाकी ओल्ड हैं उसके लिए थैंक्स, और कंटिन्यूसली हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं chapter plant growth and development, and the topic is plant hormones with their factors, intrinsic factor and extrinsic factor. Okay. तो चलिए, प्लांट ग्रोथ की बात हमने बहुत पहले पीछे करी है कि भाई प्लांट्स में ग्रोथ कैसी थी, अरिथमेटिक ग्रोथ थी, जियोमेट्रिक ग्रोथ थी, हमने ग्रोथ के बारे में बहुत कुछ जाना पीछे। और आज हम प्लांट हार्मोन पे डिस्कस करेंगे, कौन कौन से हार्मोन्स हैं, कैसे काम करते हैं। तो इस स्टार्ट करने से पहले मैं एक पेज आपके लिए स्टार्ट करता हूं, थोड़ा सा जनरल आइडिया दे दूं जिससे आपके ब्रेन पे एक इमेज बन जाए अच्छी सी और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए एक जनरल व्यू देखते हैं। पहली चीज, प्लांट हार्मोन्स plant hormones का अनदर नेम है फाइटोहार्मोन। प्लांट हार्मोन का अनदर नेम फाइटोहार्मोन्स। हम इसकी दो कैटेगरी बनाएंगे, इनकी हम दो कैटेगरी लेकर चलेंगे। एक कैटेगरी को हम नाम देंगे ग्रोथ प्रोमोटर, एक हमारा जाएगा ग्रोथ इनहिबिटर। दो कैटेगरी पहले बना के चलनी है, ग्रोथ प्रोमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर। अब दोनों कैटेगरी में डिफरेंस क्या है, चलिए देखते हैं। ग्रोथ प्रोमोटर, जैसे आप देख रहे हैं कि ग्रोथ को प्रमोट करना, यानी ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे और ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। अब इनहिबिट करने का मतलब ये नहीं कि नुकसान पहुंचाए, इनहिबिट करने का मतलब ये है कि कुछ कंडीशन पे प्लांट को बुरे हालातों में बचाने का काम करेंगे, लेकिन उससे प्लांट की ग्रोथ रुकेगी। तो ऐसे हमने जो हार्मोन्स है उनके कैटेगरी को बनाया ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रोमोटर में अगर हम हार्मोन रखेंगे तो सबसे पहले आएंगे हमारे मिस्टर ऑक्सिन। हार्मोन्स है, इंसान नहीं है भाई, समझिएगा, ऑक्सिन। दूसरे हमारे हार्मोन्स की कैटेगरी आएगी, वो होगी हमारी जिब्रेलिन। स्पेलिंग बड़ी मिस्टेक होगी, आपको याद करनी पड़ेगी स्पेलिंग अच्छे से। जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन। ग्रोथ इनहिबिटर पे चले जाएंगे तो एब्सिसिक एसिड, एथाइलिन।
एब्सिसिक एसिड एंड एथाइलिन। ये हमारे फाइटो हार्मोन्स की कैटेगरी है। दो कैटेगरी, एक ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, उसकी हाइट बढ़ाने में हेल्प करेंगे, गिर्थ बढ़ाने में हेल्प करेंगे, एक ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करेंगे, ग्रोथ को रोकने का काम करेंगे। चलिए भाई जरा चलते हैं अब अपने पेज पे। देखिए दो कैटेगरी है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर। एक जनरल आइडिया दे आपको, इसी में जनरल आइडिया देता हूँ कि बात करी है मैंने कि आपको जनरल आइडिया दे दूं इस हार्मोन्स वाले टॉपिक पे। ऑक्सिन बेसिकली उन जगह पे प्रेजेंट होता है जो कि हमारे टिप है, टिप ऑफ रूट एंड स्टेम। रूट एंड स्टेम के टिप पे हमारे जो होता है हार्मोन होता है ऑक्सिन। जिब्रेलिन जो होती है लोकेशन, ये बेसिकली कहां पाए जा रहे हैं, इंटरनोड्स के पास पाए जाते हैं, नोड्स के पास, और इंटरनोड्स की लेंथ बढ़ाने में हेल्प करते हैं। साइटोकाइनेसिस, जिस जगह पर साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस यानी कि देखा जाए तो एक सेल डिवीजन का पार्ट होता है, तो जिस जगह पर रैपिडली सेल डिवीजन हो रहा है उस जगह पाए जाते हैं साइटोकाइन। जनरल क्राइटेरिया जिसे टीचर को आप बता सकते हैं अपने कि सर टीचर ने पूछा ऑक्सिन का, सर रूट टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम। ओके, जिब्रेलिन सर इंटरनोड्स की लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है, वही प्रेजेंट होते हैं। साइटोकाइन, साइटोकाइन सर बेसिकली उस जगह पे पाया जाता है जिस जगह पर रैपिडली सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए लोकेशन हर की चीज है। एब्सिसिक एसिड का, अब देखिए यहां पर फंक्शन पूछेगा, एब्सिसिक एसिड एब्सिशन करता है। एब्सिशन क्या होता है, ABSCIS, एब्सिशन। एब्सिशन का फंक्शन होता है, एक तरीके से देखा जाए तो प्लांट्स मैच्योर होने से पहले क्या होते हैं कि लीफ और स्टेम गिर पड़ते हैं, इसे एब्सिशन कहते हैं। एथाइलिन, रैपनिंग ऑफ फ्रूट, इनका मेन काम यही है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, इनका मेन काम यही है, रैपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों को पकाने। जनरल क्राइटेरिया। और थोड़ा सा चलिए स्टाइलिश। एथाइलिन की खास बात, एथाइलिन की खास बात क्या है, एथाइलिन गैसियस हार्मोन है। यही एक ऐसे हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। एथाइलिन राइपनिंग करता, मेन काम इनका फ्रूट को राइपनिंग करने का है और गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं ये। एब्सिसिक एसिड एब्सिशन करता है। एब्सिसिक एसिड की खास बात कि एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, स्ट्रेस हार्मोन। क्यों स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, क्योंकि जब कंडीशन बहुत खराब होती है, बुरी कंडीशन होती है, ऐसे कंडीशन पे जब प्लांट्स के पास वाटर की कमी है लेकिन आपको पता है ट्रांसपायरेशन तो होगा ही, सनलाइट है, ऐसे कंडीशन में ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग पे कंट्रोल करते हैं, स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं भाई ज्यादा ट्रांसपायरेशन ना हो। सिंपल सी बात है, स्टोमेटा क्लोजिंग करेंगे गैसियस एक्सचेंजमेंट पे अफेक्ट पड़ेगा, प्लांट की ग्रोथ में थोड़ा सा रुकावट आएगी। इसने पानी तो बचाया, थोड़ा तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा प्लांट को, हालांकि इसने वाटर को बचाया, एक तरीके से देखा जाए ट्रांसपायरेशन को बचाया, और इसने स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट को बर्बाद होने से बचाया। अगर सारा वाटर निकल जाएगा तो पूरे प्लांट ही मर जाएगा। इसलिए भैया स्टोमेटा बंद कर दो, ना ज्यादा फोटोसिंथेसिस को, लेकिन वाटर लॉस तो ज्यादा नहीं होगा। तब भी नहीं अगर माना, तब भी ट्रांसपायरेशन हो रहा है तो ये लीव्स को एब्सिशन करा देते हैं, लीव्स की लीव्स सारी बाहर निकल जाती है। तो एक तरीके से प्लांट को जिंदा रखता है बुरे हालात में, और इसीलिए इसको हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारे एब्सिसिक एसिड का फंक्शन क्या होगा, एक तरीके से स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसे इमरजेंसी हार्मोन ऑफ प्लांट, यानी प्लांट का इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। साइटोकाइन के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट बताया कि जिस जगह पर रैपिडली सेल डिवीजन होता है उस जगह पर साइटोकाइनिन हार्मोन मौजूद होता है। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन का फंक्शन होता है इंटरनोड की। इंटरनोड क्या है, मान लीजिए आपने शुगर केन खाया है, शुगर केन में ये जो गैप आप बीच में देखते हैं, इसे हम लोग खाते हैं, इसका जूस पीते हैं, वो हमारा होता है इंटरनोड, वो हो गया हमारा इंटरनोड। तो शुगर केन में या अदर जितने भी फ्लावर हैं उनके इंटरनोड की लेंथ बढ़ाने का काम करता है जिब्रेलिन। बोल्टिंग इफेक्ट नाम से भी जाना जाता है एक चीज कि ये कैबेज जैसे प्लांट के भी इंटरनोड को लेंथ बढ़ा देता है, इससे कैबेज जैसा पेड़ भी इतना बड़ा हो जाएगा। तो प्लांट की टॉलनेस अगर बढ़ानी है तो जिब्रेलिन हार्मोन का यूज किया जाता है। ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन टिप पर और स्टेम के, सॉरी रूट और स्टेम के टिप पे पाए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं उसकी लेंथ को इलोंगेट करते चलते हैं।
ये ऑक्सिन का फंक्शन होता है। तो ये एक जनरल आइडिया था फाइटो हार्मोन्स पे या फिर प्लांट हार्मोन्स पे, फाइटो या फिर प्लांट हार्मोन्स पे। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। देखिए पहली बात आया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो भाई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में कह रहे हैं कि आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स दैट रेगुलेट प्लांट ग्रोथ बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ PGRs are true। PGR मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो कह रहे हैं दो टाइप के रेगुलेटर्स हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, जैसा कि मैंने बताया प्लांट ग्रोथ प्रमोटर मिलेंगे या फिर प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर मिलेंगे। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर क्या कहते हैं? फॉर ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज लाइक सेल डिवीजन एंड इनलार्जमेंट, ट्रॉपिक ग्रोथ, पैटर्न फॉर्मेशन, फ्लावरिंग। देखिए अब यहाँ पर एक नया टर्म मिलता है ट्रॉपिक ग्रोथ। ये ट्रॉपिक ग्रोथ क्या है? आप देख रहे हैं स्पॉटेड फ्लावर प्लांट को, विंडो की तरफ इसका स्टेम बेंड है। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा गया, मेरे सैंपल पेपर में शायद ऐसा क्वेश्चन आपको मिले। इधर से सनलाइट, ये आपकी है सनलाइट। हमारे प्लांट्स में एक मूवमेंट होता है जिसे हम ट्रॉपिक या नेस्टिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। अभी मैं इसको आगे लेक्चर पे दे रहा हूँ कि ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, अभी नहीं बताना चाह रहा हूँ, लेक्चर पे ले जाऊंगा आगे। ट्रॉपिक मूवमेंट में प्लांट सोर्स ऑफ स्टिमुलाई की तरफ मूव कर रहा है। आप देखेंगे इसका जो स्टेम है वो लाइट की तरफ बेंड हो रहा है, लाइट की तरफ जा रहा है, इसे ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। इस मूवमेंट के लिए भी हमारा ग्रोथ प्रमोटर्स हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, खासकर ऑक्सिन, ट्रॉपिक मूवमेंट के लिए। यानी जिस तरफ से स्टिमुलाई आता है ये उस तरफ के अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। बता रहा हूं अभी कैसे मैकेनिज्म। पहले आप हार्मोन्स को पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको ले चलता हूं मैं ट्रॉपिक मूवमेंट के पास। ओके, तो ये प्लांट ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। जैसे एग्जांपल आपने देखा भी ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनेस। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर फॉर ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज लाइक डोरमेंसी। अब देखिए ये डोरमेंसी क्या है? सीड को जर्मिनेट होने से रोक रहा है, डोरमेंसी बोल दिया। एब्सिशन जो मैंने बताया अभी, रिस्पॉन्ड टू वाउंड्स एंड स्ट्रेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन। एग्जांपल एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन। एथिलीन फिट्स आइदर ऑफ द ग्रुप बट इट इज लार्जली अ ग्रोथ इनहिबिटर। चलिए एक एक के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सिन, फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ल्स डार्विन ने और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन। चार्ल्स डार्विन बहुत ही बड़े फेमस इंसान थे, 12th में आप पढ़ेंगे। इन्हें और इनके बेटे ने डिस्कवर किया ऑक्सिन हार्मोन के बारे में। इन्होंने देखा लाइट को एक तरफ फेंका तो लाइट जिस तरफ पड़ रही थी उस तरफ ये ऑक्सिन हार्मोन के कारण बेंड हो रहा था। यहाँ पर एक क्वेश्चन मिलेगा भी आपको, बेंड हो रहा था। इन्होंने पता लगाया, फिर कट किया उसको, देखा नहीं बेंड हुआ, फिर कैप को ढक दिया, फिर कुछ दिन बाद उसको लाइट दी तो फिर देखिए बेंड हो रहा। लाइट की तरफ क्यों बेंड हो रहा? होता क्या, ध्यान समझिएगा। ऑक्सिन हार्मोन देखिए टिप पे पाया जाता है, ये टिप पे पाया जाता है। जैसे ही लाइट पड़ती है ये ऑक्सिन हार्मोन सेंसिटिव होता है, लाइट और टच के लिए सेंसिटिव होता है। ये जो ऑक्सिन हार्मोन है बैक साइड पे डिपॉजिट होने लगता है, यहां से डिफ्यूज होकर के बैक साइड पे आता है। और जब बैक साइड पे आता है तो इस चीज की लेंथ इंक्रीज करता है, और जब इसकी लेंथ इंक्रीज होगा तो प्लांट अपने आप क्या होता है? देखिए बेंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये लेंथ नहीं बढ़ पा रही है, ऑक्सिन इस तरफ था, ऑक्सिन इस तरफ था और इस तरफ से ऑक्सिन बढ़ता चला गया, बढ़ता गया। ऑक्सिन जहां रहेगी वहां ग्रोथ होगी, ऑक्सिन ने ग्रोथ करी, क्या हो गया? हमारा बेंड होने लगा। जो हमारा एक नॉर्मल छोटे छोटे प्लांट्स है उस पर सर्च किया था, नहीं नीम का पेड़ लगा दिया सर धूप की तरफ टूट जाए पूरा पेड़, ऐसा नहीं। सीडलिंग की बात होती है, सीडलिंग देखिए घूम रहा है सर, इसी पे भी बनेगा कि कौन से मूवमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो मूवमेंट चल रहा है सनलाइट की तरफ वो ट्रॉपिक मूवमेंट है, और किस हार्मोन के कारण हो रहा है? ऑक्सिन के कारण। ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रॉपिक मूवमेंट। ओके, तो ये डिस्कवरी थे की थी उन्होंने। ऐसे करके उन्होंने पता लगाया कि हाँ टिप पे केमिकल पाया जा रहा है जो केमिकल ग्रोथ करता है, ग्रो करवाता है, उसको इन्होंने ऑक्सिन हार्मोन नाम दिया। ऑक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग एपिसेस ऑफ स्टेम एंड रूट्स फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू रीजन्स ऑफ देयर एक्शन। जिस जगह इनको एक्शन होगा वहां पे माइग्रेट करेंगे। खास बात सुनिए, ऑक्सिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। हमारी बॉडी में भी ऑक्सिन है और खासकर हमारे यूरिन से पहली बार आइसोलेट किया गया था। अब ऑक्सिन के कुछ टाइप जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि आपसे पूछेगा व्हाट इज IAA, तो IAA इंडोल एसिडिक एसिड, याद रखिए केमिकल को।
ये नेचुरल है एग्जांपल, IAA इंडोलेस्टिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, IBA, तो इसके एग्जांपल याद रखिएगा, IAA लर्न कर लीजिए, IBA लर्न कर लीजिए, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। एंड देन सिंथेटिक है NNA नैप्थलीन एसिटिक एसिड। अब देखिए सिंथेटिक है 2,4D, ये मैं चर्चा करूंगा आपसे, ये बहुत अच्छा है कि क्या 2,4D का 2,4D डाइक्लोरो डाइफ्लेनिल डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये हमारे ऑक्सीडाइज कैसे सीडलिंग सनलाइट की तरफ मूव हो रहा है, जिस तरफ से लाइट आएगी सारे के सारे देखिए स्टेम बेंड हो गए, ये ट्रॉपिक मूवमेंट है। फंक्शन की बात करेगा तो फंक्शन की बात करता हूं, जस्ट अ मिनट। फंक्शन क्या है? टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, देखिए प्रोमोट फ्लावरिंग फंक्शन, जो खास फंक्शन आपका है प्रोमोट द एब्सिशन ऑफ ओल्डर लीव्स, ये करेगा। इंड्यूस पार्थिनोकार्पी यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। अब देखिए 2,4D मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, ये हर्बिसाइड्स होता है, यानी अगर इनका स्प्रे किया जाए तो ये जंगली पेड़ पौधों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं। एक टर्म आता है एपिकल डोमिनेंस, ये क्या होता है? आपने कभी देखा होगा गार्डनर को जब कोई बागीचे में वो आपके बाउंड्री पे लगे हुए कुछ श्रब्स को कट करना होता है तो टिप पे कट करता है। क्यों टिप पे कट कर रहा है? क्योंकि गार्डनिंग के लिए जो हमारा प्लांट है उसकी ब्रांचें होनी चाहिए, तभी तो पूरा बाउंड्री बन जाती है उस प्लांट की। देखा होगा आपने गार्डन वार्डन में। और ऑक्सीजन कहता है कि जिस जगह ऑक्सीजन अगर टिप पे है तो ये एक्सिलरी बड्स को, ये लैटरल बड्स को निकलने नहीं देता, रोक देता है, तो ब्रांच नहीं बन पाती है। लैटरल बड्स नहीं बनेंगे अगर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होगा, और जब बड्स नहीं बनेंगे लैटरल तो शाखाएं कहां बन पाएंगी, और जब ब्रांचें नहीं बनेगा तो झाड़ी कैसे तैयार हो पाएगी? तो ये इसकी दादागिरी को बोला जाता है एपिकल डोमिनेंस। अब देखिए यहां पर रिमूव नहीं किया गया, यहां पर जैसे अगर रिमूव कर दें एपिकल बड को तो देखिए लैटरल बड बहुत निकल आती है। आप घर पे भी कभी करिएगा, आप अगर किसी प्लांट से ब्रांच ना निकल रही हो, आप प्लांट की टिप को तोड़ दीजिएगा, आप देखेंगे उससे ब्रांचें निकल आएंगी। क्यों? क्योंकि आपने एपिकल को रिमूव, ऑक्सीजन को रिमूव किया। ऑक्सीजन जब भी रिमूव होगा तो लैटरल बड्स निकलना चालू हो जाएंगी। क्लियर? तो ये इसी को एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं। इन हायर प्लांट्स the growing apical buds inhibit the growth of lateral buds, इसी को axillary buds भी कहते हैं। It is known as apical dominance. Gibberellin, these are the acidic PGR, acidic है ना, समझे गए हैं? acidic PGR है plant growth regulators। कुरोसावा ने डिस्कवर किया था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई एक फंगस था जिस कारण जो हमारे राइस के प्लांट देखे थे बड़े बड़े हो गए, जो कि छोटे होने चाहिए। ये देखिए कितने बड़े प्लांट हो गए राइस प्लांट। और जब इन प्लांट्स में ये डिसीज पाई गई तो उन्होंने देखा कि यार ये प्लांट हद से ज्यादा लंबे हो रहे हैं, क्या दिक्कत है? इन्होंने देखा कि इस फंजाई के कारण प्लांट्स में एक हार्मोन तैयार हुआ, एक केमिकल तैयार हुआ, और उस केमिकल को उन्होंने देखा, नाम दिया जिब्रेलिक एसिड। ये जिब्रेलिक था। जिब्रेलिन के भी एग्जांपल है GA1, GA2, तो कभी एग्जाम में अगर आ जाए तो GA से मतलब जिब्रेलिन समझ जाइएगा। जिब्रेलिन के फंक्शन देखिए, क्या गजब के फंक्शन है। देख रहे हैं अंगूर क्या इंटरनोड लामिना के बड़े बड़े अंगूर, इतने बड़े बड़े अंगूर की जा रही है। They cause increase in length of axis, so they are used to increase the length of grapes stall। अंगूर के स्टॉल को लंबा करने की सिंपल सी बात है, जितने लंबे स्टॉल होगा उतना ही लंबे क्या लगे हमारे ग्रेप्स लगे होंगे, कितने बड़े बड़े ग्रेप्स के, इतने लंबे ग्रेप्स। क्लियर? To elongate and improve the shape of fruit, फ्रूट के शेप को भी इंप्रूव करेगा, यानी साइज का इनलार्जमेंट करने का बड़ा अच्छा काम निभा रहा है हमारा कौन? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन पे ये याद रखना है आपको। जिब्रेलिन में एक चीज आएगी, देखिए लेंथ ऑफ स्टेम, सुगर केन स्टोर शुगर इन स्टेम, स्प्रेइंग सुगर केन क्रॉप विद द जिब्रेलिन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम, इट इंक्रीजेस द यील्ड एज बस 20 टन पर एकड़। इतने देखिए लेंथ बढ़ गई भाई, गन्ने में हम लोग तो तोड़ खाते हैं, टन रोटी तो खाते हैं, और ये उसकी लेंथ को इंक्रीज कर देता है। सीडलिंग जल्दी कराना हो यानी डॉर्मेंसी को ब्रेक करना हो तब भी हम जिब्रेलिन का यूज करते हैं। फॉर बोल्टिंग, इंटरनोड इलॉन्गेशन जस्ट प्रियर टू फ्लावरिंग इन बीट, कैबेज, मैनी प्लांट्स। यहाँ पर भी देखिए लीव्स कितनी निकल आई हैं, तो इसके लिए भी हम जिब्रेलिन का यूज करते हैं। साइटोकाइनिन, जिस जगह पर सेल डिवीजन की बात आएगी साइटोकाइनिन उस जगह पर बहुत अच्छे से मौजूद होते हैं।
एफ स्कूग ने और उनके सहयोगियों ने डिस्कवर किया था that the form internodal segments of tobacco stem, the callus, a mass of undifferentiated cell, proliferation on it, the nutrient medium was, okay, ये तो दुनिया भर की चीजें हैं, इससे फाइंड किया गया, ऐसी चीज की फाइंड कर लिया। Skoog and Miller later identified and crystallized the active substance and term as kinetin. पहले kinetin नाम था, then kinetin को cytokinin नाम दिया गया। And adenine derivative have formed the autoclaved herrings from DNA. Kinetin does not occur naturally in plant. देखिए kinetin जो इन्होंने लिया सिंथेटिक था और कहीं ना कहीं साइटोकाइनिन एक तरीके से टोटली नेचुरल हार्मोन्स नहीं होता है, ये कुछ कारण से जनरेट होते हैं। साइटोकाइनिन की बात करें, GAT form corn kernels and coconut milk is the natural substances with cytokinin like activities. ये कुछ ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस साइटोकाइनिन जैसी एक्टिविटीज करते हैं। देयर आर सम सिंथेटिक कंपाउंड्स विद सेल डिवीजन प्रोमोटिंग एक्टिविटी, तो इस सेल डिवीजन को प्रमोट करने का काम करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। दे प्ले द रोल ऑफ साइटोकाइनिन। देखिए आपका डोमिनेंस को भी खत्म करेंगे और अच्छे से देखिए कितने लीव्स निकलने पहली, क्योंकि सेल डिवीजन यहाँ पर क्या हो रही है, प्रमोट की जा रही है। तो जब भी सेल डिवीजन होगा वहां पर साइटोकाइनिन भाई साहब मौजूद होंगे। इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग वाला हार्मोन है, ये आर्टिफिशियल भी हमें मिलेगा। फलों को पकाना है, जैसे हम लोग बहुत पहले बचपने में मैंगोस को कार्बेट में रख दिया करते थे, केमिकल हुआ करता था, वही है एथाइलिन, पर वो आर्टिफिशियल था। तो अगर हम बात करें एथाइलिन की, तो एथाइलिन इज अ सिंपल गैसियस पीसीआर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइंटिस्ट का नाम कम पूछा जाएगा आपसे। फंक्शन पे बहुत फोकस किया जाता है। तो देखिए अभी बनाना ग्रीन था, देन कलर चेंज होता जा रहा, एथाइलिन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और बनाना येलो हो गया, पक गया है। It is synthesized in large amount by tissues undergoing senescence and ripening fruits. Senescence का मतलब बुढ़ापा। तो आप देखते हो कि लीव्स में लगी कुछ पत्तियां एकदम पीली हो जाती हैं, पीली होने के बाद गिर जाती हैं। तो लीफ को येलोइश करने का, उसके क्लोरोफिल को ब्लीच आउट करने का काम भी करता है हमारा एथाइलिन, एंड फ्रूट को राइपनिंग करने का काम कर रहा है। देखिए सारे फंक्शन वही है, कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो आपके लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वाली बात है वो है आपके लिए फ्रूट्स की राइपनिंग, साथ ही साथ एब्सिशन को बढ़ावा देना, सीनेसेंस को बढ़ावा देना। ये देखिए एजिंग फॉर्म में है, ये बुढ़ापा आ गया, येलो हो गई है, अभी टूट के गिर जाएंगे। ओके, तो इट इन्फ्लुएंस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट प्लांट्स। इट प्रमोट सीनेसेंस एंड एब्सिशन। अब ये सीनेसेंस और एब्सिशन को प्रमोट करता है। तो सीनेसेंस भी बुरी चीज थी, एब्सिशन भी बुरी चीज थी डायरेक्टली देखने पे, इसलिए ग्रोथ इनहिबिटर में ही रखे गए हैं। फंक्शन देख लीजिए, वही फंक्शन जो मैंने बताया आपको भी, फंक्शन कोई नया नहीं है। फ्रूट के राइपनिंग वाले हमारे ये हैं चीजें, फ्रूट के राइपनिंग में है। और अब आ जाइए अपने एब्सिसिक एसिड के पास। देख रहे हैं आप, पेड़ों सारी पत्तियां गिर चुकी हैं, ये एब्सिशन होता है। क्यों? एटमॉस्फेयर सही नहीं है, वाटर की कमी हो गई है, ट्रांसपायरेशन कम करना है, तो पत्तियों को गिराओ। पहले स्टोमेटा क्लोज करो, देन पत्तियों को गिरा दो, यानी पत्तियों गिराने का मतलब हो गया एब्सिशन। तो ड्यूरिंग मिड 1960 इट वाज रिपोर्टेड 3 काइंड्स ऑफ इनहिबिटर, B, second dormin, they were chemically identical and now as abscisic acid. ABA is the derivative of carotenoids. It regulates abscission and dormancy. ये abscission और dormancy को रेगुलेट करता है। देखिए गार्ड सेल्स में पावर पाया जाता है, गार्ड सेल्स को रेगुलेट करने का काम करेगा। गार्ड सेल्स अगर ओपन हुए, टारगेट हुए तो स्टोमेटा ओपन, और अगर टारगेट नहीं हुए तो भाई क्लोज। तो देखिए इसको स्ट्रेस हार्मोन, जैसा कि मैंने पहले बताया था, it increases the tolerance of plant to various kinds of stresses, therefore it is also called the stress hormone. क्यों? It stimulates the closure of stomata, it inhibits seed germination, it has an important role in seed development, maturation and dormancy. Seed dormancy by ABA helps is to withstand desiccation and other factors unfavorable for growth. तो ये रोकेंगे ग्रोथ को कुछ अनफेवरेबल कंडीशन के कारण, जिस कारण एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन के नाम जाना था। और यही पॉइंट आपके लिए इस एब्सिसिक एसिड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। ओके, एंड
अब देखिए कुछ हमारे पास आती हैं चीजें, जैसे कि अगर हम बात करें फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द एक्शन ऑफ पीजीआर। पीजीआर को हमारे कुछ फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। यहीं पे मैं ट्रॉपिक मूवमेंट की बात उठाने जा रहा हूं जो मैंने अभी आपको बताई। फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है एक्टिंग ऑफ पीसीआर। पीसीआर का मतलब प्लांट ग्रोथ रिलेटेड कौन से फैक्टर रिलेटेड करते हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर, जीनोमिक कंट्रोल। अब किसी प्लांट का डीएनए डिस्टर्ब है तो वो तो सिंपल सी बात है एक अलग तरीके की मॉर्फोलॉजी शो करेगा। लेकिन जो हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर पे बनता है। एक्सट्रिंसिक मतलब आउटर फैक्टर्स, और आउटर फैक्टर्स में हमने दो चीजों पे बड़ा खासा ध्यान दिया है, लाइट और टेम्परेचर पे, क्योंकि इन दोनों के फैक्टर हमें साफ साफ विजुअल होंगे। आप देख रहे हैं अगर हम लाइट दे रहे हैं तो हमारे देखिए इंटरनोड्स एक ही तरफ बेंड हो रही है। लाइट इज स्टिमुलाई, आपको मैंने पढ़ाया है ह्यूमन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। स्टिमुलाई के कारण जब कभी भी कोई रिस्पांस देता है, आई मीन रिएक्शन देता है, तो वो रिस्पांस होता है। तो याद रखिए कभी भी कोई मूवमेंट प्लांट का कोई मूवमेंट सोर्स की तरफ, सोर्स ऑफ स्टिमुलाई की तरफ चलता है, या तो उसके डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यानी देयर इज द रिलेशन बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के बीच एक रिलेशन है। क्या है? स्टेम हमारी प्लांट की स्टिमुलाई लाइट की तरफ बेंड हो रही है। ऐसा रिलेशन, ऐसा मूवमेंट ट्रॉपिक मूवमेंट होता है। क्या होगा? ट्रॉपिक मूवमेंट। तो अगर लाइट उसके लिए ट्रॉपिक मूवमेंट है तो यही हो जाता है फोटोट्रॉपिज्म। अब देखिए स्टेम लाइट की तरफ चल रहा है तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। नीचे पहुंची हुई रूट्स अगेंस्ट चल रही है तो बाहर नहीं खोल के आ रही ना, ये तो अंदर जा रही है, अंधेरे से चल रही है, तो ये नेगेटिव जीरो फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। ये होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। जब सोर्स ऑफ स्टिमुलाई और हमारे प्लांट मूवमेंट के बीच कोई रिलेशन होता है तो इसको हम बोलते हैं क्या? ट्रॉपिक मूवमेंट। और अगर सनलाइट है तो फोटोट्रॉपिज्म। तो जो स्टेम है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, हमेशा सनलाइट की तरफ चलेंगे, और जो रूट है वो भागेगा सनलाइट से, वो चल रहा है ग्राउंड से अंदर अंडरग्राउंड की तरफ, वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगा। ऐसे ही अगर हमारी बात करें तो इस तरीके से प्लांट को लाइट अफेक्ट करता है, उसके मूवमेंट को अफेक्ट करेगा, उसके फ्लावरिंग को अफेक्ट करेगा। यही पे एक टर्म जोड़ता हूं, फोटोपीरियोडिज्म। लाइट के इफेक्ट होने के कारण एक टर्म आता है फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म देखिए, पीरियड का मतलब आप समझ सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन, फोटो का समय। आपने देखा होगा बहुत से प्लांट होते हैं जो फ्लावरिंग करते हैं, और उस फ्लावरिंग के लिए सनलाइट की ड्यूरेशन बड़ी रिस्पॉन्सिबल होती है। ऐसा नहीं कि रोज एक छोटा सा कली निकला उसी दिन खिल गया, टाइम लगता है, 12 घंटे की धूप चाहिए, 10 घंटे की धूप चाहिए। तो जो टाइम ड्यूरेशन है सनलाइट का, क्योंकि लाइट की बात चल रही है, टाइम ड्यूरेशन है जो सनलाइट की फॉर फ्लावरिंग इज कॉल्ड फोटो पीरियड। ये आप लीजिए, एक क्वेश्चन ये हो गया। पहला क्वेश्चन ट्रॉपिज्म पे गया, फोटोट्रॉपिज्म, दूसरा फोटोपीरियोडिज्म। तो टाइम पीरियड ऑफ लाइट which is responsible for the flowering of a plant is called photoperiodism। तो किसी प्लांट को 12 से 13 घंटे से कम धूप चाहिए, शॉर्ट डे प्लांट, किसी को 12-13 से ज्यादा धूप चाहिए, लॉन्ग डे प्लांट, और किसी पे कोई असर ही नहीं पड़ता है तो फोटो न्यूट्रल प्लांट। तो स्पाइनस है, फोटो न्यूट्रल प्लांट है, लाइट का कोई मतलब नहीं। क्लियर? तो जब फ्लावरिंग की बात आ जाती है तो वहां पे हम टर्म यूज करेंगे फोटोपीरियोडिज्म। टॉपिक मूवमेंट की बात आ जाएगी तो फोटोट्रॉपिज्म। देखिए इस टॉपिक को मैंने इतने में कवर कर दिया क्योंकि आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक फैक्टर में लाइट आया, लाइट के कारण दो चीजें प्लांट में हो रही, एक तो प्लांट मूवमेंट कर रहा है तो ट्रॉपिक मूवमेंट, एक प्लांट में फ्लावरिंग भी रिस्पॉन्सिबल हो रही लाइट के कारण, फोटोपीरियोडिज्म। फोटोट्रॉपिज्म में अगर वो लाइट की तरफ, स्टिमुलाई की तरफ रिस्पॉन्स देता है तो पॉजिटिव है, नहीं दे रहा है तो नेगेटिव है। ओके? सेम ऐसे टेम्परेचर की बात करें तो हमारे सीड जर्मिनेशन के टेम्परेचर बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है।
आप कभी भी गलती मत करिएगा कि आप दोपहर में आप आप शोन करने जा रहे हैं सीड्स को, नहीं, हल्का सा धूप खत्म हो जाए, डाउन ऑफ द डस्ट मीन्स कि थोड़ा सा इवनिंग टाइम में करें, गर्मी कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर खराब कर सकता है हमारे सीड्स को। हाई टेम्परेचर नुकसान कर देगा हमारे सीड्स को। टेम्परेचर प्लांट्स के एंजाइम को अफेक्ट करता है। एंजाइम ज़्यादा गड़बड़ा गए, क्योंकि धूप बहुत पड़ेगी तो एंजाइम डिनेचुरेट हो जाते हैं, और एंजाइम अगर डिनेचुरेट हो गए तो सही से वर्किंग नहीं हो पाएगी, और ऐसी कंडीशन में सीड हमारा फ्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारी प्लांट लाइफ को। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो हमारा आपका साथ यहीं तक, और ये चैप्टर फिनिश हुआ। अब आपको पेपर्स की तैयारी करनी है। अब आपको जल्द ही ISC और CBSE के सैंपल पेपर मिलेंगे, जिससे आपकी अच्छी से एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन आप जैसे हमारे साथ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आप ईयर लॉन्ग हमारा साथ दिया, हमें देखते रहे, हमें व्यूज दिए, अपने शेयर किया हमको। ओके गाइस, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे पेपर की प्रैक्टिस के लिए। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे पेपर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।